Hello everyone and welcome back to the channel. Myself Dipali Verma and welcome to CTPYQ series session 4. तो आज हम एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग का सेकेंड पार्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और ये सीरीज़ हम किस लिए स्टार्ट कर चुके हैं, आपको मैंने पहले भी बताया था पहले के वीडियोस में कि ये सीरीज़ हम RS MSSB JEE एग्ज़ाम के लिए कंडक्ट करवा रहे हैं, ठीक है। चलो फिर देख लेते हैं आज के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, a wastewater sample of 2 ml is made up to 300 ml in a BOD bottle with distilled water. Initial dissolved oxygen of the sample is 8 and after 5 days it is 2 mg per liter. Its BOD in mg per liter is, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है यहाँ पे हमारा BOD 5, ठीक है। तो BOD 5 हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, DO consumed by diluted sample into volume of diluted sample upon volume of undiluted sample, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब इसको हम वापस से देख लेते हैं। BOD 5 इज इक्वल टू DO यानी इनिशियल डिज़ोल्व ऑक्सीजन माइनस डिज़ोल्व ऑक्सीजन आफ्टर 5 डेज इनटू हमारा वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूटेड सैंपल कितना है 300 और वॉल्यूम ऑफ अनडाइल्यूटेड सैंपल कितना है 2। तो यहाँ पे कितना आएगा 8 माइनस 2 इंटू 300 डिवाइडेड बाई 2 विच विल बी रिजल्टिंग एज 900 मिलीग्राम पर लीटर, यानी कि जो हमारा सी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेट कांस्टेंट के ऑफ BOD इक्वेशन। अब क्या होगा, डिक्रीजेस विद टेम्परेचर, नो चेंज विद टेम्परेचर, इंक्रीजेस विद टेम्परेचर, नन ऑफ दीज। तो देख लेते हैं पहले कि रेट कांस्टेंट को कैसे डिफाइन करना है। तो रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इंटू 1.047 टू द पावर T माइनस 20, ठीक है। अब ये टेम्परेचर है, अब उसके क्या बोल रहा है, डिक्रीजेस विद टेम्परेचर। अगर ये डिक्रीज़ होगा तो ये डिक्रीज़ होगा, तो फिर हाँ सही बात है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। फिर क्या है, नो चेंज विद टेम्परेचर, नहीं बिल्कुल डिपेंड करेगा, तो ये रॉन्ग हो गया। अब क्या है, इंक्रीजेस विद टेम्परेचर, अगर ये इंक्रीज़ करेगा तो ये भी इंक्रीज़ करेगा, करेक्ट, ये भी करेक्ट है। और लास्ट है नन ऑफ दीज, यानी कि हमारे दो ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं हो सकते, तो हमें क्या करना, चूज़ करना पड़ेगा नन ऑफ दीज, क्योंकि द रेट कांस्टेंट के इंक्रीजेस विद टेम्परेचर, ठीक है, इफ़ टेम्परेचर इज़ ग्रेटर देन 20 डिग्री। तो पहला वाला केस क्या होगा, इफ़ टेम्परेचर इज़ ग्रेटर देन 20 डिग्री सेंटीग्रेड, क्लियर। और फिर थर्ड वाला, फिर नेक्स्ट क्या है आगे, और डिक्रीजेस इफ़ टेम्परेचर, सॉरी ये वाला हमारा थोड़ा उल्टा लिख दिया मैंने। क्या होगा, इंक्रीजेस विद टेम्परेचर, हाँ इफ़ टेम्परेचर इज़ ग्रेटर देन 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और डिक्रीजेस विद टेम्परेचर, ओके यस, इफ़ टेम्परेचर इज़ लेस देन 20 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर हो गया, यानी ये दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन दो ऑप्शन हमारे नहीं हो सकते, इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, नन ऑफ दीज। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ़ रेट कांस्टेंट के एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज 0.1 पर डे, ओके, व्हाट परसेंटेज ऑफ BOD विल बी एक्सर्टेड इन 5 डेज। चल इसको देख लेते हैं कि क्या होगा हमारा। तो यहाँ पे BOD 5 अगेन L0 1 माइनस 10 टू द पावर माइनस KT, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब वैल्यूज़ देख लेते हैं जो हमारी दे रखी है, L0 की वैल्यू में नहीं दी है तो इसको हम लोग L0 ही लेके चलेंगे। यहाँ पे 1 माइनस 10 टू द पावर माइनस K की वैल्यू कितनी है 0.1, और BOD हमें कितने टाइम के लिए, 5 डेज़ के लिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, L0 1 माइनस 0.32, और ये हमारा क्या हो जाएगा 0.68 L0, यानी हमारा देखा जाए तो क्या होगा, ये हमारा 68% होगा, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा।
ठीक है, यहाँ पे हमने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया तो फिर ये 68% हो गया। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। If the depletion of oxygen is found to be 5 ppm after incubating a 2.5% solution of sewage sample for 5 days at 20 degree centigrade, BOD of sewage will be। ठीक है, इसने क्या किया है कि if the depletion of the oxygen is found, मतलब कि हमने क्या किया कि हमने इंक्यूबेट किया है कितना कि 2.5% सॉल्यूशन ऑफ सीवेज। ठीक है, कितने दिन के लिए? 5 दिन के लिए। तो हमें क्या मिला? हमें दिखा कि डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ कितना, तो वो डिप्लीशन दिखा हमें 5 ppm का। ठीक है, तो BOD ऑफ सीवेज यानी स्टार्टिंग में 5 डेज़ पहले उसका BOD क्या था सीवेज का। ठीक है, हमें ये कैलकुलेट करना है। तो चलो हम लोग देख लेते हैं। BOD इज़ इक्वल टू हमारा क्या है कि DO इनिशियल माइनस DO फाइनल इनटू डाइल्यूशन फैक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि ये हमें सेपरेटली नहीं एक साथ दे रखा है ये। ठीक है, हमें डिफरेंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है कितना 5 इनटू, अब डाइल्यूशन फैक्टर हमारा क्या दे रखा है कि 2.5% ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द सीवेज सैंपल। ठीक है, 2.5%, तो हमारा क्या हो जाएगा डाइल्यूशन फैक्टर 1 अपॉन हम लोग 2.5% लिखेंगे तो कितना हो जाएगा वो हमारा 100/2.5 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो आप कितना आ जाएगा आपके पास 200 मिलीग्राम पर लीटर। तो हमारा जो BOD था सीवेज का इनिशियली कितना था, तो फिर 200, यानी कि ऑप्शन ए विल बी अवर करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द बायोकेमिकल यानी द BOD ऑफ अ सीवेज इज़ मेजर्ड आफ्टर। अब BOD ऑफ सीवेज अभी हम लोग इतनी देर से बात कर रहे हैं कि जो हमारा स्टैंडर्ड BOD ऑफ सीवेज है वो हम कब मेज़र करते हैं 5 डेज़ पे। ठीक है, 5 डेज़ पे। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा, पीछे से हमने इतनी बार अभी वापस से देखा है। लेकिन अब टेम्परेचर क्या रहेगा, यहाँ पे 2 ऑप्शन है। 5 डे तो मिल गया हमें, लेकिन अब 2 ऑप्शन है 20 डिग्री सेंटीग्रेड या 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमने पीछे अभी क्या देखा था, इट वॉज 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो द BOD वैल्यू इज़ मोस्ट कॉमनली एक्सप्रेस्ड इन मिलीग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड पर लीटर। ठीक है, तो इसकी स्टैंडर्ड यूनिट हम हमेशा क्या लेते हैं, मिलीग्राम पर लीटर, और जो ड्यूरेशन लेते हैं वो लेते हैं 5 डेज़ का ऑफ इंक्यूबेशन एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर हो गया ये चीज़? तो चलो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सेम चीज़ अब देख लेते हैं कि BOD होता क्या है बेसिकली। तो BOD क्या है, द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन यूज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ मेटाबोलाइजिंग ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर। ठीक है, अब ये BOD क्या है, यानी कि ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन यूज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऑक्सीजन यूज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस लिए, हमारा मेटाबॉलिज्म के लिए। किसके मेटाबॉलिज्म के लिए, हमारे ऑर्गेनिक मैटर के, कहाँ पे, वाटर में। क्लियर हो गया? फिर द मोर ऑर्गेनिक मैटर आर देयर द ग्रेटर विल बी द BOD, यानी जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, हमारा BOD होगा। ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है तो BOD भी ज़्यादा होगा, और हमारा अगर BOD ज़्यादा है तो क्या होगा कि हमारा डिज़ोल्व ऑक्सीजन जो है वो कम होगा। डिज़ोल्व ऑक्सीजन अगर कम होगा तो क्या होगा कि हमारे जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं लाइक फिशेस वगैरह, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। ठीक है, फिर द BOD इज़ देयरफॉर रिलायबल क्या कहते हैं, गेज। ठीक है, हमारा क्या है, एक पैरामीटर है BOD, जिससे हम पता कर पाते हैं कि हमारे जो वाटर का पॉल्यूशन है, यानी वाटर में जो ऑर्गेनिक पॉल्यूशन है वो हमारा कितना है। क्लियर हो गया? फिर वन ऑफ द मेन रीज़न फॉर ट्रीटिंग वेस्ट वाटर प्रायर टू डिस्चार्ज इनटू अ वाटर रिसोर्स इज़ टू लोअर इट्स BOD। अब क्या करते हैं कि हमारे पास एक मतलब पैरामीटर होता है, जैसे कि हम BOD अगर हम रिवर में डिस्चार्ज कर रहे हैं तो उससे पहले हम उसको एक बार ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और उसका BOD हम क्या करते हैं, उसका BOD हम 100 मिलीग्राम पर लीटर से कम रखते हैं हमेशा। अगर 100 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा है BOD तो पहले हम उस वाटर को ट्रीट करेंगे, तब डिस्पोज करेंगे रिवर में, और एल्स हम नहीं करेंगे। ठीक है, बिना ट्रीटमेंट के हम उसको डिस्पोज नहीं करेंगे। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या है कि इफ़ बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी BOD ऑफ अ टाउन इज़ 2000 किलोग्राम पर डे। ठीक है, एंड BOD पर कैपिटा पर डे इज़
0.05 kg, ठीक है। तो देन पॉपुलेशन इक्विवेलेंट ऑफ अ टाउन इज, अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं तो इसको हम लोग देख लेते हैं कि पॉपुलेशन इक्विवेलेंट हमारा क्या होता है, टोटल BOD ऑफ इंडस्ट्री in kg अपॉन BOD पर कैपिटल in kg पर डे पर पर्सन, सॉरी ये kg पर डे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, कितना है हमारा 2000 है, यानी हमारा BOD ऑफ अ टाउन क्या है, हमारा BOD ऑफ अ टाउन हमारा 2000 दे रखा है। क्लियर हो गया। अब BOD ऑफ अ टाउन हमारा 2000 दे रखा है, उसके बाद हमें क्या दे रखा है, BOD पर कैपिटल, ठीक है। BOD पर कैपिटल हमारा कितना दे रखा है, हमें x की वैल्यू है 0.05, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा क्या आएगा, इसको सॉल्व करने के बाद आएगा हमारा 4 लाख, ठीक है। 4 लाख हमारा आएगा। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे अब यूनिट भी लिख लो आप, तो यूनिट आपको पता चलेगा ये क्या आएगा, kg पर डे पर पर्सन, ठीक है। ये पर्सन अपसाइड आ जाएगा तो आ जाएगा 4 लाख पर्सन, यानी कि ऑप्शन क्या होगा हमारा, ऑप्शन होगा हमारा डी, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर द डिज़ाइन ऑफ अ स्टॉर्म सीवर इन अ ड्रेनेज एरिया इफ़ द टाइम ऑफ कंसंट्रेशन इज़ 20 मिनट देन द ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल विल बी टेकन एज। अब देखो क्या बोल रहा है कि हमारा क्या है कि स्टॉर्म सीवर है, ठीक है। स्टॉर्म सीवर है हमारा, फिर इन अ ड्रेनेज एरिया, इफ़ द टाइम ऑफ कंसंट्रेशन, यानी इफ़ द टाइम ऑफ कंसंट्रेशन इज़ 20 मिनट्स देन द ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल विल बी टेकन एज। अब ड्यूरेशन हम क्या लेंगे, तो ड्यूरेशन हम लेंगे 20 मिनट्स ही। क्लियर हो गया। यानी कि स्टॉर्म्स विच अकर्स ओवर कैचमेंट इफ द ड्यूरेशन ऑफ स्टॉर्म इज नॉट गिवन देन कैलकुलेटिंग टाइम ऑफ कंसंट्रेशन इज एज्यूम्ड एज अ ड्यूरेशन ऑफ स्टॉर्म। यानी कि हमारा क्या होगा कि जो ड्यूरेशन ऑफ स्टॉर्म है अगर वो नहीं दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, जो हमारा टाइम ऑफ कंसंट्रेशन होता है उसी को हम अपना ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल मानेंगे, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल कह सकते हो या फिर ड्यूरेशन ऑफ स्टॉर्म कह सकते हो, ठीक है। वो हमारा क्या होगा, इक्वल हम एज्यूम करेंगे। क्लियर हो गया। चलो आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द फॉर्मेशन ऑफ BOD एसिमिलेशन इन अ स्ट्रीम शुड इंक्लूड, ठीक है। तो शुड इंक्लूड BOD रेट कांस्टेंट, ठीक है। अब देख लेते हैं कैसे होगा ये डिफाइन। तो हमारा BOD एट T टाइम relates as DLT upon DT is equal to minus KLT। यहाँ पे K हमारा क्या है, K हमारा रेट कांस्टेंट है, ठीक है। यानी जो सिग्निफाई करता है क्या, रेट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। क्लियर हो गया। रेट कांस्टेंट हमारा क्या सिग्निफाई करता है, रेट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। क्लियर हो गया। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन। अ सर्टेन वेस्ट हैज़ अ BOD ऑफ 162 मिलीग्राम पर लीटर एंड इट्स फ्लो इज 1000 मीटर क्यूब पर डे, ओके। फिर इफ़ द डोमेस्टिक सीवेज हैज़ अ BOD ऑफ 80 ग्राम पर कैपिटा देन द पॉपुलेशन इक्विवेलेंट टू द वेस्ट वुड बी, ठीक है। तो अब क्या हमें निकालना है, ठीक है। तो इसमें हमें निकालना है पॉपुलेशन इक्विवेलेंट। तो पॉपुलेशन इक्विवेलेंट हम कैसे निकालेंगे, पॉपुलेशन इक्विवेलेंट, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होता है हमारा टोटल BOD हो जाएगा अपॉन पर कैपिटा BOD, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, टोटल BOD लिख लेते हैं। तो टोटल BOD हम कैसे निकालेंगे, हमारा 1000 इंटू 10⁻³ करेंगे यहाँ पे। क्यों, क्योंकि हमें मीटर क्यूब को किस में लेके आना है, लीटर में, ठीक है। क्लियर हो गया ये चीज़। और इंटू हमारा क्या होगा 162,
फिर अपॉन करेंगे और यहाँ पे क्या दे रखा है हमारा BOD 80 ग्राम पर कैपिटा। तो 80 ग्राम को हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मिलीग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या करेंगे, -3 से 10⁻³ से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 2025, यानी कि कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी जो है हमारा आंसर होगा। क्लियर है? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, व्हाट इज़ द थियोरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ 300 मिलीग्राम पर लीटर ग्लूकोज सॉल्यूशन। ठीक है, अब थियोरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड निकालना है हमें, किसका निकालना है, ग्लूकोज सॉल्यूशन का। तो हम पहले ये देख लेते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, वो देख लेते हैं क्या होता है। तो हमारा क्या होगा, C6H12O6 प्लस 6O2 फॉर्म्स 6CO2 प्लस 6H2O। ये रिएक्शन तो सबको पता ही है। आगे देख लेते हैं कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ C6H12O6 कितना होगा हमारा, ये 180 ग्राम होगा। अब ये कैसे होगा आपको पता ही है, 6 इंटू जो हमारा वेट होगा किसका, कार्बन का, जो हमारा क्या है 12 प्लस 12 इंटू हमारा कितना होगा 1 प्लस 6 इंटू हमारा 16, तो कितना आ जाएगा ये टोटल हमारा 180 ग्राम। ठीक है, चलो सिमिलरली हम क्या करेंगे, सिमिलरली हम मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे किसका, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 6O2 का कितना आ जाएगा, ये हमारा 192 ग्राम। अब थियोरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो हमारा कितना आएगा, वो आएगा हमारा 192/180 इंटू 300। ठीक है, जो हमारा आएगा 320 मिलीग्राम पर लीटर, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर हो गया ये चीज़। यहाँ से हमने मॉलिक्यूलर वेट निकाला किसका, 6CO2 का। उसके बाद हमने क्या किया कि हमने वापस से क्या निकाला था वहाँ पे कि ग्लूकोज का हमारा मॉलिक्यूलर वेट, तो वो हमारा 180 आ गया। फिर हमने उसका रेशियो लिया और हमने 300 जो हमारा थियोरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड का क्या था, ये इतना हमारा सॉल्यूशन जो हमारा मिला था उससे मल्टीप्लाई करके हमने क्या निकाल लिया, अपना आंसर, यानी कि थियोरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड निकाल लिया। कितने और अमाउंट के, 300 मिलीग्राम पर लीटर ग्लूकोज सॉल्यूशन का थियोरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड हमें पता चल गया कितना है हमारा, 320 मिलीग्राम पर लीटर। ओके, चलो आगे देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग कंडीशंस। पहला क्या है, वॉल्यूम ऑफ मिक्स्ड लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड्स इज 27 मिलीग्राम पर लीटर, फिर सेटल्ड वॉल्यूम इज 270 मिलीग्राम। फिर बेस्ड ऑन दिस डाटा द स्लज वॉल्यूम इंडेक्स वुड बी, हमें क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पे, स्लज वॉल्यूम इंडेक्स यानी SVI। अब SVI का यूनिट यहाँ पे क्या रहेगा हमारा, मिलीलीटर पर ग्राम। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं कि सेटल्ड स्लज वॉल्यूम, ठीक है, जो किस में रहेगा, मिलीलीटर पर लीटर में, अपॉन क्या होगा हमारा, मिक्स्ड लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड्स इनटू 1000। ये आ गया 270/2700। ठीक है, 270/2700, फिर इंटू क्या होगा हमारा, इंटू 1000, ये आ जाएगा हमारा 100, यानी कि ऑप्शन बी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द ग्रोथ ऑफ एल्गी इज़ यूजफुल इन, अब ग्रोथ ऑफ एल्गी सबसे यूजफुल कहाँ होता है, ऑक्सीडेशन पॉन्ड में। ठीक है, अब देख लेते हैं ऑक्सीडेशन पॉन्ड क्या होता है, कि ये आपको ओपन पॉन्ड दिखेगा, ये आर्टिफिशियल पॉन्ड है जो हम डेवलप करते हैं, जिसको हम लगून या फिर स्टेबलाइजेशन पॉन्ड भी बोलते हैं। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा वाइड होता है पर डेप्थ इसकी विड्थ के अकॉर्डिंग नहीं होता है। डेप्थ हमारा यानी ये शैलो डेप्थ के लिए होता है। ठीक है, शैलो पॉन्ड होता है। फिर डिज़ाइन टू ट्रीट वेस्ट वाटर थ्रू द इंटरेक्शन ऑफ सनलाइट
बैक्टीरिया एंड एल्गी। अब इसमें ट्रीटमेंट किसके किसके कारण से होता है, सनलाइट के, और यहाँ पे आप देखोगे बैक्टीरिया के, और फिर उसके बाद किसके, थर्ड हमारा क्या था, एल्गी। ठीक है, यहाँ पे मेन क्या हो गया, तीसरा एल्गी हो गया। अब यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो कि दो सेक्शन में डिवाइडेड है, एक अपर एक लोअर। इसमें लोअर वाले में जो होता है यहाँ पे तो सनलाइट पहुँचती नहीं है, और यहाँ पे क्या होता है, हमारा ऑक्सीजन का भी कमी होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा एनारोबिक रिएक्शन होगा। और ऊपर में क्या होगा, ऊपर में हमारा एरोबिक रिएक्शन होता है। क्लियर हो गया। फिर एल्गी ग्रो ड्यूरिंग एनर्जी एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड रिलीज बाय द बैक्टीरिया, यानी कि यहाँ पे एल्गी आता कैसे है, एल्गी ग्रो करता है क्यों और कैसे, तो एनर्जी और इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो रिलीज़ होते हैं बैक्टीरिया के द्वारा, जो वाटर में रिलीज़ होते हैं, उससे हमारा एल्गी ग्रो करता है। ठीक है, फिर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एल्गी रिलीजेस ऑक्सीजन नीडेड बाय द एरोबिक बैक्टीरिया, यानी कि अब यहाँ पे ऑक्सीजन का सप्लाई कौन करता है, ऑक्सीजन का सप्लाई करता है हमारा एल्गी। ठीक है, यहाँ एटमॉस्फेयर से भी ऑक्सीजन आ रहा है, प्लस हमारा अंदर कौन सप्लाई कर रहा है, अंदर हमारा सप्लाई कर रहा है एल्गी। क्लियर हो गया। फिर क्या होगा कि हमारा जो स्लज डिपॉजिट होता है पॉन्ड में, वो इवेंचुअली कैसे, हम ड्रेजिंग के थ्रू, यानी कि ड्रेजिंग के थ्रू, हम ड्रेजिंग प्रोसेस आपने पढ़ी होगी पीछे, हमने टैंक को भी क्लीन करने के लिए ड्रेजिंग प्रोसेस हम यूज़ करते हैं, तो वही सेम प्रोसेस हम यहाँ पे भी यूज़ करेंगे हमारे ऑक्सीडेशन पॉन्ड को क्लियर करने के लिए। ठीक है, फिर एल्गी रिमेनिंग इन द पॉन्ड एफ्लुएंट कैन बी रिमूव्ड बाय फिल्ट्रेशन और अ कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, अब एल्गी को भी रिमूव हम कैसे कर सकते हैं, या तो फिल्ट्रेशन से कर सकते हैं, या फिर हम केमिकल ट्रीटमेंट दे सकते हैं उसको, या फिर हम सेटलिंग के थ्रू भी मतलब रिमूव कर सकते हैं किसको, एल्गी को। क्लियर हो गया। चलो आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। द वर्किंग कंडीशन ऑफ इमहॉफ टैंक्स आर, तो हमारी जो वर्किंग कंडीशन होती है इमहॉफ टैंक में, तो वो कैसी होती है, देख लेते हैं इसको हम लोग। तो इमहॉफ टैंक हमारा क्या होता है, इमहॉफ टैंक हमारा किस लिए यूज़ होता है, क्लैरिफिकेशन ऑफ सीवेज। ठीक है, किस लिए यूज़ होता है हमारा, क्लैरिफिकेशन ऑफ सीवेज बाय सिंपल सेटलिंग एंड सेडिमेंटेशन। प्रोसेस क्या कौन कौन सा है, सिंपल सेटलिंग होती है इसमें, या फिर सेडिमेंटेशन कह सकते हैं। ठीक है, फिर अलोंग विद एन एनारोबिक डाइजेशन ऑफ एन एक्सट्रैक्टेड स्लज, यानी जो इसमें स्लज फॉर्म होता है उसको कैसे डाइजेस्ट करते हैं, उसको हम लोग एनारोबिकली डाइजेस्ट करवाते हैं। ठीक है, फिर इट कंसिस्ट ऑफ एन अपर चैम्बर। अब इसमें दो पार्ट होते हैं, हमारा एक अपर चैम्बर होता है और दूसरा हमारा एक लोअर चैम्बर होता है। ठीक है, तो अपर चैम्बर में हमारा क्या होता है, इसमें सेडिमेंटेशन होता है, फ्रॉम विच कलेक्टेड सॉलिड स्लाइड डाउन इंक्लाइंड बॉटम स्लोप्स टू एन एंट्रेंस इनटू लोअर चैम्बर। यानी इसमें क्या होता है, इसमें हमारा वाटर आता है जिसमें हमारा सेडिमेंटेशन होता है, फिर सेडिमेंटेशन होके जो नीचे वाले सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो सारे के सारे कहाँ चले जाते हैं, लोअर चैम्बर में। ठीक है, फिर लोअर चैम्बर में क्या होता है कि विच द स्लज इज कलेक्टेड एंड डाइजेस्टेड। अब यहाँ पे क्या होता है, कलेक्शन भी होता है और डाइजेशन भी होता है। क्लियर हो गया। अब मैंने यहाँ पे बोला था 2 चैम्बर्स, मैंने आपको बता दिया 2 चैम्बर कौन कौन से होते हैं, अपर और लोअर। विद द 2 चैम्बर्स आर अदरवाइज अनकनेक्टेड विद द सीवेज फ्लोइंग ओनली थ्रू द अपर सेडिमेंटेशन चैम्बर एंड नो फ्लोएज इन द। अब इसमें सिर्फ सिंपल सी एक चीज़ बोली गई है कि अपर चैम्बर में जो है कि उसमें सीवेज का फ्लो जो है वो पॉसिबल है, लेकिन लोअर चैम्बर में हमारा सीवेज फ्लो नहीं होता है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई कि हमारा लोअर चैम्बर में नहीं होता है सीवेज का फ्लो और अपर चैम्बर में होता है। फिर इफेक्टिव सेटलर दैट कॉजेज अ सस्पेंडेड सॉलिड रिडक्शन। अब ये क्या क्या हमारा इफेक्टिव मतलब किस काम हमारा बेसिकली आ रहा है, तो ये क्या कर रहा है, सस्पेंडेड सॉलिड को रिड्यूस कर रहा है 50 से 70% तक, यानी कि 50 to 70% इसकी एफिशिएंसी है किसमें, सस्पेंडेड सॉलिड को रिड्यूस करने में। फिर हमारा COD रिडक्शन जो है वो हमारा कितना होता है, यानी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो हमारा कितना कम होता है, 25 to 50%। ठीक है, और ये हमारा स्लज स्टेबलाइज करता है, यानी हमारे स्लज को स्टेबलाइज करता है, यानी रिड्यूस करता है और हमारा ड्राई भी करवाता है। क्लियर हो गया। चलो अब देख लेते हैं यहाँ पे कि हमारा क्या है। फिर द वर्किंग कंडीशन इन इमहॉफ टैंक, अभी मैंने बताया कि वहाँ पे कैसे हम लोग डाइजेस्ट करवाते हैं, एनारोबिकली ओनली। यहाँ पे एरोबिक नहीं होता है, ठीक है, सिर्फ एनारोबिक होता है। क्लियर हो गया। तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, बी ऑप्शन। और कौन सा टैंक है जिसमें सिर्फ एनारोबिक रिएक्शन होता है, तो वो हमारा सेप्टिक टैंक है। सेप्टिक टैंक में भी हमारा सिर्फ हमारा एनारोबिक रिएक्शन होता है, हमारा एरोबिक नहीं होता है। क्लियर हो गया। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज रिमूवल ऑफ सैंड एंड ग्रिट इज डन बाय तो डेट्रिस टैंक. ठीक है, तो डेट्रिस टैंक सेपरेट नॉन डिकेइंग हैवी इनऑर्गेनिक मटेरियल. ठीक है, तो क्या करता है डेट्रिस टैंक हमारा, क्या करता है डेट्रिस टैंक हमारा सेपरेट करता है. किसको सेपरेट करता है? नॉन डिकेइंग हैवी इनऑर्गेनिक मटेरियल को. ठीक है, किससे? फ्रॉम सीवेज. सेपरेट किससे करता है? हमारा सीवेज से. ठीक है, सो दैट इनऑर्गेनिक मटेरियल मे बी डिकम्पोज्ड ऑफ विदाउट कॉजिंग न्यूसेंस. यानी कि हमारा जो ऑर्गेनिक है वो ईजिली डिकम्पोज हो जाए और हमारा जो इनऑर्गेनिक मटेरियल है वो उसमें प्रॉब्लम या फिर हिंड्रेंस क्रिएट न करें. ठीक है, इस वजह से हम डेट्रिस टैंक को यूज़ करते हैं तो ताकि हमारा जो नॉन डिकेइंग हैवी ऑर्गेनिक मटेरियल है वो हमारा ऑर्गेनिक मटेरियल से क्या होगा? सेपरेट हो जाएगा. ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. द कोगुलेंट विच इज़ जनरली नॉट यूज्ड फॉर ट्रीटिंग द सीवेज इज़. सब तो क्या होगा हमारा? एलम. अब एलम को हम सीवेज के लिए क्यों यूज़ नहीं करते हैं? क्योंकि हमें ये तो पहली बात तो कॉस्ट इफ़ेक्टिव नहीं होता. एलम हमें बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है, इसलिए हम उसको स्पेसिफिकली सिर्फ ड्रिंकिंग वाटर के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है, और हमारा जो आयरन सॉल्ट होता है वो हम यूज़ करते हैं किसके ट्रीटमेंट के लिए? सीवेज वाटर के लिए. यानी कि हम यहाँ पे यूज़ क्या करते हैं? हमारा आयरन सॉल्ट्स. ठीक है, आयरन सॉल्ट्स यूज़ करते हैं और हम एलम यूज़ नहीं करते हैं. क्लियर हो गया. फिर फेरिक क्लोराइड, फेरिक सल्फेट और क्लोरीनेटेड कॉपर एस ऑल आर आयरन कंपोजिशन. अब इन तीनों को देखोगे तो आप ये तीनों के तीनों क्या हैं? आयरन कंपोजिशन से. क्लियर हो गया? हो गया, समझ में आ गया. चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. 1 liter of sewage when allowed to settle for 30 minutes gives a sludge volume of 27 centimeter cube. If dry weight of the sludge is 3 grams then its sludge volume index. अब ठीक है, पीछे हमने पढ़ा ही था स्लज वॉल्यूम इंडेक्स. तो स्लज वॉल्यूम इंडेक्स हमारा पता ही हमें क्या होता है. तो हम क्या करेंगे यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यूज़ को मेंशन कर देते हैं. तो क्या है हमारा 27 अपॉन 3000 इंटू 1000. तो हमारा कितना आ जाएगा? ये 9 मिलीग्राम पर लीटर. यानी कि ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है. ठीक है, हमने जो पीछे किया था हमें वही काम यहाँ पे भी करना है. सारी वैल्यूज़ हमें दे रखी हैं तो हमें सिर्फ क्या करना था? सिंपल सा वैल्यू पुटअप करना था और हमें कैलकुलेट करना था. क्लियर हो गया हमारा. चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं. इन डिजॉल्व ऑक्सीजन सैक कर्व द सैक कर्व रिजल्ट्स बिकॉज. अब सैक कर्व रिजल्ट किस पे करता है कि मतलब किस वजह से करता है? क्या रीज़न है कि हमारा ऑक्सीजन का सैक कर्व फॉर्म होता है? तो हमारा ये सी ऑप्शन है. ठीक है, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ बोथ एडिशन एंड डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द स्ट्रीम. ठीक है, अब ये देख लेते हैं कैसे हमारा एडिशन और डिप्लीशन दोनों जो है वो मिल के हमारा डिज़ोल्व ऑक्सीजन सैक कर्व बनाते हैं. चलो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे हमारा ये देखो, ये हमारा फॉर्म हो रहा है रीऑक्सीजनेशन कर्व. ठीक है, रीऑक्सीजनेशन कर्व फॉर्म हो रहा है. अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो ग्रीन वाली लाइन आ रही है ये हमारी क्या फॉर्म कर रही है? ये हमारी फॉर्म कर रही है डीऑक्सीजनेशन कर्व. ठीक है, यानी कि अब जो हमारा रिजल्टेंट फॉर्म हो रहा है, ठीक है, इन दोनों कर्व से हमारा जो रिजल्टेंट फॉर्म हो रहा है वो रिजल्टेंट फॉर्म हो रहा है ये वाला. ठीक है, तो ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? ये दोनों के रिजल्टेंट से हमें क्या मिला? ऑक्सीजन सैक कर्व. क्लियर हो गया आपको ये चीज़? ठीक है, समझ में आ गया, दिख गया आपको क्लियरली कि हमारा ऑक्सीजन सैक कर्व कैसे फॉर्म हो रहा है? तो वो हमारा कॉम्बिनेशन से फॉर्म हो रहा है. किसके कॉम्बिनेशन से? हमारा एडिशन और डिप्लीशन. यानी कि ये हमारा डीऑक्सीजनेशन जो है वो ये डिप्लीशन है. ठीक है, और नेक्स्ट हमारा क्या था? एडिशन. यानी रीऑक्सीजनेशन हमारा क्या शो कर रहा है? एडिशन. क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. अ म्यूनिसिपल सीवेज हैज़ BOD 5 of 200 mg per liter. It is proposed to treat it
एंड डिस्पोज ऑफ इनटू अ मरीन एनवायरनमेंट। ठीक है, डिस्पोज कहाँ करना है? मरीन एनवायरनमेंट में। ओके, फॉर व्हाट मिनिमम एफिशिएंसी शुड द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बी डिज़ाइन। ठीक है, यानी कि अब हम क्या करेंगे, तो मरीन वाटर के लिए, यानी मरीन वाटर में अगर हमें सीवेज को डिस्पोज करना है तो उसका हमारा जो वेस्ट वाटर का बीओडी है वो बीओडी क्या होना चाहिए? बीओडी शुड बी लेस देन इक्वल टू 100 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, कितना होना चाहिए हमारा? 100 मिलीग्राम पर लीटर से लेस होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। तो अब यहाँ से देखो, अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो यहाँ पे कितना है बीओडी? 200। यहाँ पे हमें कितना चाहिए डिस्पोज करने के लिए? 100। तो यहाँ पे बेसिकली हमें दिख रहा है कि जो हमारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होना चाहिए उसकी एफिशिएंसी कम से कम 50% तो होनी चाहिए, जैसे कि हमारा 200 से 100 पे आ जाए और हम उसको डिस्पोज कर सकें। तो यहाँ से आप डायरेक्टली देख सकते हो कि ऑप्शन सी हमारा, यानी 50% एफिशिएंसी वाला सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हमें चाहिए होगा, डिज़ाइन करना पड़ेगा और वही आंसर होगा। लेकिन अगर आपको यहाँ पे कोई और वैल्यू होती 200 के अलावा तो हमें क्या करना पड़ता? हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। तो हम देख लेते हैं कि हमारा कैलकुलेशन कैसे होगा। yi माइनस ye अपॉन yi इंटू 100। ठीक है, अब yi यानी कि हमारा कितना है? म्यूनसिपल सीवेज का इनिशियली हमारा 200 था और हमें चाहिए कितना? 100। तो यहाँ पे 100 अपॉन यहाँ पे 200 इंटू ये इनिशियल वैल्यू हो गई, ये हमारी डिस्पोज करने से पहले यानी एफ्लुएंट वैल्यू हो गई, इंटू 100 करके हमने कैलकुलेट कर लिया तो हमारा क्या आ गया? 50%। ठीक है, दिख गया आपको? चलो, अब यहाँ पे कोई भी, यहाँ पे तो आप डायरेक्टली निकाल सकते थे क्योंकि 200 और 100 ऐसी वैल्यूज़ है, लेकिन अगर यहाँ पे 200 के अलावा और कोई वैल्यू होती तो आपको यहाँ से कैलकुलेट करना पड़ता। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अ प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर द, अब किस लिए रिक्वायर्ड नहीं होता है? एक्सटेंडेड एरेशन सिस्टम। क्यों? अब देखो, एक्सटेंडेड एरेशन सिस्टम के लिए हमारा जो प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक है वो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर एक्सटेंडेड एरेशन सिस्टम एज इट ओनली एक्ट्स एज अ सेटलिंग बेसिन। क्यों? क्योंकि ये हमारा किस तरह एक्ट करता है? सिर्फ एक सेटलिंग बेसिन की तरह। ठीक है, इसमें सेटलिंग बेसिन की तरह एक्ट करता है, लेकिन इसमें कंप्लीट सेडिमेंटेशन नहीं होता, इसलिए हम इसको प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक की तरह यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्लियर हो गया? चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग्स विच इज़ और आर नॉट प्राइमरी ट्रीटमेंट यूनिट्स। तो कौन सा हमारा क्या क्या नहीं है? प्राइमरी ट्रीटमेंट यूनिट नहीं है, यानी प्राइमरी ट्रीटमेंट यूनिट नहीं है तो हमारा कौन सा हो जाएगा? न्यूट्रिएंट रिमूवल टैंक। अब देखो, बार स्क्रीन और ग्रिड चैम्बर ये तो हमारे ऑलमोस्ट स्टार्टिंग में ही होते हैं। ठीक है, बार स्क्रीन यानी बार्स लगे होते हैं, तो बेसिकली जो स्क्रीनिंग होती है वो हमारी तो फर्स्ट होती है। ठीक है, हमने जैसे लास्ट सेशन में पढ़ा भी था कि हमारा क्या सीक्वेंस होता है जब हम वाटर को ट्रीट करते हैं, तो हमारा उसमें सबसे पहला क्या था? स्क्रीनिंग थी। ठीक है, तो बार स्क्रीन वाला ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये हमारा फर्स्ट स्टेज होता है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, फ्लो इक्वलाइजेशन एंड प्रोपोर्शनिंग टैंक। नहीं, ये भी हमारा मतलब लास्ट तो नहीं हो सकता। ठीक है, और प्राइमरी में ही आएगा ये चीज़ भी हमारी। क्लियर है? फिर तीसरा देख लेते हैं, न्यूट्रलाइजेशन फॉर पीएच एडजस्टमेंट टैंक। ठीक है, अब न्यूट्रलाइजेशन भी हमें स्टार्टिंग में ही करनी पड़ेगी, और एल्स तो हमारे जो भी टैंक के मटेरियल हैं उससे भी अगर इसकी एसिडिक वैल्यू और बेसिक वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होगी तो हमारे ये टैंक को अफेक्ट करेगा। ठीक है, यानी टैंक के जितने भी हमारी उसकी लाइफ होगी उसकी डिज़ाइन लाइफ को वो मतलब कम कर देगा। तो इस वजह से ये भी हमारा प्राइमरी ही रहेगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है। फिर ठीक है, अब देख लेते हैं न्यूट्रिएंट रिमूवल टैंक। जो न्यूट्रिएंट का प्रमोशन होता है, यानी प्रपोर्शन, सॉरी नॉट प्रमोशन, इट्स प्रपोर्शन। तो जो प्रपोर्शन होता है वो बेसिकली हम क्या करते हैं कि हम लास्ट में जाके मेंटेन करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है कि उसके बाद हमें डायरेक्ट वाटर सप्लाई करना होता है। न्यूट्रिएंट्स का ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहना हमारे लिए मतलब क्या कहते हैं कि लॉस हो सकता है, पर इतना ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या करते हैं, हम कम्प्लीटली वाटर को ट्रीट कर लेते हैं, जितने भी हमारी हार्मफुल चीज़ें होती हैं उसको हम रिमूव कर लेते हैं। लास्ट में हम अपने जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका प्रपोर्शन मेंटेन करते हैं और उसके बाद वाटर को सप्लाई कर देते हैं। तो हमारा जो प्राइमरी ट्रीटमेंट यूनिट नहीं हो सकता है वो हमारा कौन सा नहीं हो सकता है? तो न्यूट्रिएंट रिमूवल टैंक। ठीक है,
और ये हमारा कब होता है, ये हमारा आफ्टर सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, आप देख रहे हो प्राइमरी क्या है, ये तो सेकेंडरी के भी बाद होता है। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं। Which one of the following type of sample is relevantly employed for the design of waste water treatment? ठीक है, तो हमारा क्या होगा यहाँ पे, ग्रैप सैम्पल होगा। ठीक है, ग्रैप सैम्पलिंग इज कैरिड आउट टू फाइंड एनी डिज़ाइन पैरामीटर्स। क्लियर? चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। Which of the following pollutants are generally not removed in a sewage treatment plant? ठीक है, तो क्या है जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में हमारा रिमूव नहीं किया जाता है। अब आपको यहाँ पे कॉमन सेंस आप अगर आप लगाओगे तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि हम सीवेज को ट्रीट क्यों करते हैं। हम सीवेज को क्यों ट्रीट करते हैं, ताकि जो हमारे रिवर और स्ट्रीम जिसमें भी हम डंपिंग कर रहे हैं वो वहाँ पे ज़्यादा रिवर या फिर क्या कहते हैं वहाँ पे जो भी हमारी स्ट्रीम्स है उनको ज़्यादा पोल्यूट ना कर पाए। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड आपको लगता है कि पॉल्यूट करते हैं, यानी कि आप अगर बेसिकली ले लो तो सॉयल के पार्टिकल्स ले लो। ठीक है, ये भी हमारा एक इनऑर्गेनिक मटेरियल है। तो सॉयल के पार्टिकल्स अगर आप ले लो तो सॉयल के इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स जो हैं क्या वो हमारे एनवायरनमेंट को थ्रेट है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो आपको क्लियरली दिख ही रहा है। फिर डिज़ोल्व ऑर्गेनिक सॉलिड्स, हाँ डिज़ोल्व हैं तो ये नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं, इसको तो हमें रिमूव करना ही पड़ेगा। ऑयल एंड ग्रीस, बिल्कुल आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि ऑयल और ग्रीस जो है वो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा थ्रेट का काम करता है, तो बिल्कुल नहीं, ऑयल एंड ग्रीस तो बिल्कुल नहीं हम छोड़ सकते। फिर लास्ट क्या है, डिज़ोल्व इनऑर्गेनिक सॉलिड्स। अब डिज़ोल्व को अगर हम छोड़ दिए, ठीक है, यहाँ पे क्या है कि इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड्स है। सस्पेंडेड सॉलिड्स और क्या कहते हैं डिज़ोल्व सॉलिड्स में डिफरेंस होता है। सस्पेंडेड सॉलिड क्या है, हमारे सेटल होके वहाँ पे बेड पे आ जाएंगे, लेकिन डिज़ोल्व सॉलिड क्या है, डिज़ोल्व सॉलिड को हम क्या कि जो भी हमारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो इनहेल भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी कंज्यूम भी कर सकते हैं, तो वो चीज़ क्या होगी, वो भी हमारे एक्वेटिक एनिमल्स के लिए और हमारे स्ट्रीम या फिर रिवर के लिए थ्रेट होगी, तो ये भी नहीं कर सकते। तो आंसर हमारा क्या होगा, इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड्स। क्लियर हो गया? चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं। What is required plane size of a square sedimentation tank? ठीक है, as the primary sedimentation tank in sewage treatment, okay, given that its effective depth is 3 meter. Depth हमें दे रखा है, clear. Flow is 40 mld, okay, with the admissible surface loading of 1 lakh liter per meter square per day. ठीक है, तो हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है कि प्लेन साइज ऑफ स्क्वायर सेडिमेंटेशन टैंक। ठीक है, तो हमें साइज़ निकालना है, तो ये बेसिकली हमें डेप्थ दे रखा है, तो हमें निकालना है सरफेस एरिया। ठीक है, अब सरफेस एरिया क्या होता है हमारा, Q/SLR। SLR हमारा कितना दे रखा है, यानी सरफेस लोडिंग रेट हमारा क्या दे रखा है, 1 लाख। ओके, ऊपर क्या दे रखा है हमारा, 40 mld हमारा फ्लो दे रखा है, यानी कि हमारा Q दे रखा है 40 × 10⁶। ठीक है, मिलियन लीटर डे में दे रखा है हमारा, तो उसको हमने कन्वर्ट कर लिया। अब इसका आंसर हमारा क्या आएगा, 400 मीटर स्क्वायर। अब 400 मीटर स्क्वायर आया, दैट मीन्स कि हमारा 20 मीटर × 20 मीटर, यानी सरफेस एरिया हमारा कितना हो जाएगा, 20 × 20, दैट इज़ ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट इकोनॉमिकल हाइजीनिक प्राइवी फॉर रूरल एरियाज़। ठीक है, तो फॉर रूरल एरियाज़ के लिए हमारा मोस्ट इकोनॉमिकल प्लस हाइजीनिक भी होना चाहिए, तो कौन सा होता है हमारा, एक्वा प्राइवी। एक्वा प्राइवी होता है हमारा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो अब देख लेते हैं कि फॉर डिस्पोजल ऑफ नाइट सॉइल और एक्सक्रीटोरियल वेस्ट विदाउट द हेल्प ऑफ वाटर कैरेज सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि विदाउट द हेल्प ऑफ हमें क्या करना पड़ेगा, वाटर कैरेज सिस्टम के बिना हमें क्या करना है, नाइट सॉइल को और एक्सक्रीटल वेस्ट को हमें डिस्पोज करना है। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ प्राइवीज यहाँ पे हम यूज़ करते हैं। बेसिकली ये रूरल एरियाज़ में हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं आपको यहाँ पे दिख ही रहे हैं कि पेट प्राइवी होते हैं, एक्वा प्राइवी, सोक प्राइवी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। फिर बोरहोल भी होता है, इसके अलावा फिर डगवेल प्राइवी भी होती है हमारी, और भी बहुत तरीके की होती है। ठीक है, लेकिन जो मोस्ट इकोनॉमिकल होती है वो हमारी होती है
पिट ड्राइविंग, ठीक है, ये हमारी मोस्ट इकोनॉमिकल होती है। लेकिन अब क्या है, यहाँ पे हमें मोस्ट इकोनॉमिकल के साथ साथ हमें क्या देखना है, हाइजीनिक भी देखनी है। तो हाइजीनिक के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्वा प्राइवी यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन में ये वाला पार्ट नहीं होता तो आपका आंसर क्या होता, पिट प्राइवी होती। लेकिन यहाँ पे आप हमारा क्या है, हाइजीनिक भी है, तो हमारा आंसर क्या होगा, एक्वा प्राइवी। क्लियर हो गया? चलो आगे देख लेते हैं। The pipe which is installed in the house drainage to preserve the water seal of traps, ठीक है, क्या प्रिजर्व करता है हमारा, वाटर सील ऑफ ट्रैप्स इज कॉल्ड। तो कौन सा होगा हमारा, एंटी साइफनेज पाइप। अब देख लेते हैं क्या है ये एंटी साइफनेज पाइप। अब देखो आप यहाँ पर, ये क्या है, आपका पॉट होल है, ठीक है। यहाँ से आपका जब यहाँ पे ये जो स्पेस होता है एयर के लिए, ठीक है, एयर के लिए स्पेस होता है, वहीं पे हमारा ये पाइप जो है कनेक्टेड होता है। और ये हर फ्लोर पे, ठीक है, ये एक सिंगल पाइप होती है और यहाँ से हर पाइप से हर फ्लोर पे ये चीज़ कनेक्टेड होती है। अब क्या होता है, एक पाइप तो हमारा पॉट होल से होता है जुड़ा हुआ, और दूसरा हमारा क्या होता है, यहाँ पे एनवायरनमेंट में होता है, ठीक है, यानी एटमॉस्फेयर के लिए हमारा एक्सपोज रहता है, ठीक है। देख लेते हैं, एन एक्स्ट्रा पाइप कनेक्टेड टू द आउटलेट ऑफ द टॉयलेट, ठीक है, यहाँ पे आउटलेट पे कनेक्टेड है, ओके। फिर ऑफ ऑल द फ्लोर्स एंड अदर एंड विच इज़ एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर, दूसरा कहाँ है, एटमॉस्फेयर। फिर दीज आर प्रोवाइडेड टू मेंटेन वाटर सील सो दैट फाउल गैसेस ऑफ द सीवर लाइन डू नॉट फाइंड एन एंट्री इनटू द टॉयलेट और बाथरूम। अब यहाँ पे क्या है, जो भी फाउल स्मेल होगी, वो फाउल स्मेल जो है वो हमारी कहाँ पे, या तो सीवेज पाइप में भी नहीं आनी चाहिए, और यहाँ पे वापस भी हमारे पॉट होल से बाहर निकल के बाथरूम में भी नहीं जानी चाहिए, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, एंटी साइफनेज पाइप प्रोवाइड करते हैं, ताकि ये हमारा डायरेक्टली कहाँ एक्सपोज हो जाए, एटमॉस्फेयर में। क्लियर हो गया? चलो आगे देख लेते हैं। एन इंटरसेप्टिंग ट्रैप इज़ प्रोवाइडेड एट द जंक्शन ऑफ। अब हमने देखा कि ट्रैप हम क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको पता चल ही गया होगा। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं, एनी टू हाउस ड्रेन्स, नहीं, अ हाउस सीवर एंड अ म्यूनिसिपल सीवर, ऑब्वियसली। अब क्यों करते हैं तो आगे देख लेंगे हम, ओके। फिर एन अनफाउल हाउस ड्रेन एंड अ फाउल हाउस ड्रेन, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर एंटी साइफनेज पाइप एंड द सॉइल पाइप, नहीं, ऐसा भी नहीं है। यानी कि आंसर हमारा क्या है, आंसर हमारा बी है, दैट इज़ अ हाउस सीवर एंड अ म्यूनिसिपल सीवर। दो सीवर के बीच में ट्रैप हम क्यों लगाते हैं, ताकि हमारा जो फाउल गैसेस हैं उनका एक्सचेंज पाइप्स के बीच में ना हो, ठीक है। क्यों लगाते हैं हम, ताकि उनका एक्सचेंज, हमारा जो फाउल गैसेस का एक्सचेंज है वो हमारे पाइप्स के बीच में ना हो, ताकि हमारा जो म्यूनिसिपल सीवर का जो फाउल गैस है वो हमारा हाउस सीवर में नहीं आना चाहिए। क्लियर हो गया? समझ में आ गया ये चीज़ कि कैसे, क्यों होगा, क्यों हम ट्रैप प्रोवाइड करते हैं। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्रैप्स आर यूज्ड इन हाउस होल्ड ड्रेनेज सिस्टम टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ अ फाउल गैस इन our outers, restrict the flow of water, provide a particle vacuum, फिर ट्रैप और सॉलिड वेस्ट। तो सिंपल सी बात है, हमने ऑलरेडी 3 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो हमको अच्छे से पता चल गया है कि ट्रैप हमारा क्यों यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो प्रिवेंट एंट्री ऑफ फाउल गैसेस इन द आवर आउटर्स। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। The least expensive and most suitable excreta disposal unit for the rural areas will be, ठीक है। तो अब हमारा क्या होगा कि जो लीस्ट एक्सपेंसिव है तो कौन सा होगा हमारा, पिट प्राइवी। मैंने क्या बोला था कि मोस्ट इकोनॉमिकल, पीछे अभी हमने क्या पढ़ा था, मोस्ट सुटेबल, और सुटेबल तो ये था ही, लेकिन मोस्ट इकोनॉमिकल भी था। लीस्ट एक्सपेंसिव मतलब कि अनदर वर्ड फॉर मोस्ट इकोनॉमिकल, ठीक है। तो हमने पीछे देख लिया क्या होगा हमारा, पिट प्राइवी होगा। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज़ द डेप्थ ऑफ वाटर सील इन द ट्रैप्स, ठीक है। वाटर सील के लिए हमारे ट्रैप्स में जो डेप्थ होता है वो हम कितना प्रोवाइड करते हैं, तो जो डेप्थ हम प्रोवाइड करते हैं वो होता है 25 mm टू 75 mm, ठीक है। यानी कि हम क्या करेंगे इसको, 2.5 सेंटीमीटर टू 7.5 सेंटीमीटर, दैट इज़ ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया? चलो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अब नेक्स्ट सेशन में हम अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि आज आपका एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग जो है वो कंप्लीट हो गया है, तो हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहो एंड एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करो। थैंक यू सो मच। ओके।